मैं अनुप कुमार शर्मा सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग फिजिक्स का जो क्लास 12 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड्स में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज डिस्कस किए, कूलम्स लॉ डिस्कस किए और उसके आगे हम लोग ये स्टडी करेंगे। तो कूलम्स लॉ जो है कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोग ये समझें कि जो दो चार्ज हैं जो एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, सपोज करें यहाँ एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ पे Q2 है। इसका जो स्टेटमेंट था वो हम लोग पिछले क्लास में लिखे थे, डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है ना। Q1 है, यहाँ पे Q2 है, दो चार्ज है, इनके बीच में जो Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाएगा। अगर सपोज करें दोनों सेम नेचर का चार्ज है तो रिपल्सन होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, या ये दोनों माइनस चार्ज हो तो Q1 जो है Q2 पे इधर फोर्स लगाएगा और Q2 जो है Q1 पे इधर फोर्स लगाएगा। और जितना Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा Q2 भी Q1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार। चार्ज भले सेम हो या डिफरेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज अगर सेम हो तब भी, अलग अलग हो तब भी Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा Q2 भी Q1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा। और ये अगर ये दोनों चार्जेस सेम नेचर का है तो इनके बीच में रिपल्सन होगा और ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो आर जो है इस दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये फोर्स। इस फोर्स को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको अगर हटाएं तो एक कांस्टेंट लिखना होगा, कांस्टेंट के लिखें, मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ जो K है, ये जो K है इसको समझना है। ये जो K है वो दोनों चार्ज के मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर Q1 है Q2 है, दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या है, इस पे इस K का वैल्यू डिपेंड करेगा, और K का वैल्यू अगर चेंज करेगा तो फोर्स भी चेंज करेगा। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों चार्ज के बीच में वो भी चेंज करेगा। जैसे Q1 और Q2 के बीच में अगर एयर है, एयर या वैक्यूम के केस में सेम ही होता है, एयर है या कुछ दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर आ जाए तो फोर्स बदल जाएगा, क्योंकि ये फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है इस पे डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस। दोनों चार्ज के बीच में मीडियम पे डिपेंड करेगा। ज्यादातर केसेस में हम लोग को दोनों चार्ज के बीच में एयर मिलेगा या वैक्यूम मिलेगा, और एयर और एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के लिए ये जो K है इस K का वैल्यू होता है, लगभग होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दोनों जो चार्जेस हैं Q1 और Q2, अगर इनके बीच में एयर हो या फिर वैक्यूम हो, और यही हम लोग को ज्यादातर केसेस में मिलेगा, तो हम लोग K की जगह पर लिखेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट में इसका वैल्यू हो गया। तो फोर्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू जो कि K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं
के की जगह पर 9 इंटू 10⁹ यूनिट भी लिखना चाहे तो लिख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसके साथ काम करेंगे और के की जगह पे, ठीक है। अब ये जो के है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जिसको हम लोग के से लिख रहे हैं, स्मॉल के से, वो जो के होता है उसको ऐसे पे लिखा जाता है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक सिंबल है एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये के का वैल्यू होता है, के को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो 1/4 पाई ये तो कांस्टेंट है, ये सब तो प्योर कांस्टेंट है। ये जो एप्सिलॉन नॉट यही चेंज करता है मीडियम चेंज करने से, है ना। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस। तो चार्ज के बीच में मीडियम क्या है, इसी पे इसका वैल्यू डिपेंड करता है एप्सिलॉन नॉट। अब इसका वैल्यू कितना होता है, अगर मीडियम चेंज करेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट चेंज होगा और के का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा। हालांकि हम लोग इसको के की जगह पर अगर हम लोग ऐसे लिखें, के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी है, दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या है। और वैक्यूम और एयर, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट से लिखेंगे और इसका वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ठीक। अगर दो चार्ज के बीच में एयर है तो इस एप्सिलॉन की जगह पर हम लोग इतना लिखें और ये सब अगर लिख करके सॉल्व करें, 1/4 पाई, 4 पाई की जगह पर 3.14 अगर रखें और एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा लगभग 9 इंटू 10⁻9 9 इंटू 10⁻9 इन ऐसा यूनिट, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली हम लोग जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है, उसको लिखते हैं। अब इसको कंक्लूड करेंगे हम लोग। सपोज कर लो कि यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R है। अब इनके बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला है उसको
और कुछ नहीं कहा जाए तो दोनों चार्ज के बीच के मीडियम को हम लोग वैक्यूम ही कंसीडर करेंगे, वैक्यूम मानेंगे या फिर एयर मानेंगे। उस केस में फोर्स का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे के, या ऐसे लिख लेते हैं इसको इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी चिंता नहीं है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ इन SI यूनिट। तो फोर्स की जगह पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 9 × 10⁹ मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो वैल्यू निकल करके आएगा इसको सॉल्व करेंगे, Q1 का वैल्यू दिया रहेगा, Q2 का वैल्यू दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहे, तो ये जो वैल्यू कुछ सॉल्व करके आए, मान लो सपोज करो कि ये वैल्यू 20 न्यूटन आया, तो 20 न्यूटन का फोर्स किस पे लगेगा? 20 न्यूटन का फोर्स Q1 पे लगेगा Q2 की वजह से, और Q2 पे लगेगा Q1 की वजह से। दोनों चार्ज पे वो बराबर फोर्स लगेगा। चार्जेस अलग अलग हो या फिर सेम हो, उसे फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग ये जानते हैं कि चार्ज का जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, पिछले क्लास में बताया भी गया था, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जिसको कैपिटल C से लिखते हैं। लेकिन 1 कूलम जो चार्ज होता है वो काफी ज्यादा चार्ज हो जाता है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है 1 कूलम का चार्ज, है ना। किसी बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज लाना भी बहुत कठिन होता है। तो जनरली जो भी क्वेश्चन वगैरह दिया रहता है वो चार्जेज 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम इस टाइप का नहीं रहता है, वो कुछ माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम का चार्ज क्वेश्चन में दिया रहता है। तो कुछ ऐसा ही प्रीफिक्सेज हैं, जैसे लिखा रहे माइक्रो होता है, मिली से देखते हैं, मिली जो होता है, मिली होता है 10⁻⁻3, इसको स्मॉल m से लिखते हैं। माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, इसको म्यू से लिखते हैं। नैनो 10⁻⁻9 होता है, इसको स्मॉल n से लिखते हैं। और पिको 10⁻12 होता है, जिसको p से लिखते हैं। तो जब भी चार्जेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल देता है तो चार्ज को माइक्रो कूलम में देता है, जनरली नैनो कूलम में देता है, पिको कूलम में, इस टाइप का चार्ज देता है। क्योंकि 1 कूलम का जो चार्ज होता है, प्रैक्टिकली 1 कूलम का चार्ज किसी बॉडी पे लाना भी बहुत मुश्किल होता है और उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है। ये जो जैसे सपोज करें कहीं चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रो, माइक्रो का सिंबल ये है, म्यू से लिखेंगे हम लोग 2 माइक्रो कूलम, तो इसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे 2, और माइक्रो की जगह पर 10⁻⁻6 रखेंगे। 2 × 10⁻6 कूलम। कोई दूसरा चार्ज है Q2, वो 1.5 नैनो कूलम है, तो नैनो कूलम को हम लोग ऐसे लिख लेंगे 1.5 × 10⁻⁻9 कूलम, इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज यहाँ Q2 है। ये जो Q1 है वो 2 माइक्रो कूलम का है,
ऐसे ही माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम टाइप का चार्ज दिया रहेगा क्वेश्चन में। 2 माइक्रो कूलम का है और ये वाला जो Q2 है वो 3 माइक्रो कूलम का चार्ज है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R, वो 10 सेंटीमीटर है। तो व्हाट विल बी द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 और Q2 ड्यू टू Q1, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा Q1 और Q2 पे कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो बताना है। तो यहाँ पे Q1 जो है वो 2 माइक्रो कूलम है, इसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 इंटू, और माइक्रो की जगह पर क्या लिखेंगे, 10 का पावर -6 कूलम। फिर दूसरा चार्ज है Q2 और ये है 3 माइक्रो कूलम, इसको हम लोग भी चेंज कर लेंगे कूलम में, 3 इंटू 10 का पावर -6 कूलम। दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को ऐसा यूनिट में चेंज कर लेंगे, 10 सेंटीमीटर यानी 10 का पावर -2, सेंटी की जगह पर 10 का पावर -2 मीटर, या 10/100 जिसको लिखते हैं। तो ये सब जो है वो ऐसा यूनिट में हो गया। अब फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू, दोनों चार्ज जो Q1 और Q2 है उसके बीच का जो मीडियम है वो वैक्यूम है, कुछ नहीं कहा जाए तो उसको वैक्यूम समझेंगे, मीडियम के बारे में कुछ नहीं कहा जाए, या फिर एयर है तब भी F इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और F इज इक्वल टू, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 का पावर 9। Q1 है 2 माइक्रो कूलम, 2 इंटू 10 का पावर -6 Q1 की जगह पर रखेंगे। ये सबको ऐसा यूनिट में रखेंगे, इसलिए रखेंगे क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9, ये हम लोग को ऐसा यूनिट में पता है। तो बाकी सारे जो नंबर्स है उसको भी, क्वांटिटी है उसको भी ऐसा यूनिट में रखेंगे। तो Q1 जो हो गया वो 2 इंटू 10 पावर -6 हो गया, फिर Q2 जो है वो 3 इंटू 10 का पावर -6 हो गया। चाहे तो ये सबका यूनिट भी रख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग सबको ऐसा यूनिट में रख रहे हैं तो यूनिट अगर ना लिखें तब भी चलेगा। तो ये हो गया 10 इंटू 10 का पावर -2 और उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर। और ये जो फोर्स है वो सब ऐसा यूनिट में है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होगा, वो न्यूटन में हम लोग का रिजल्ट निकल करके आएगा। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9 Q1 Q2, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 6, 2 और 3 मल्टीप्लाई कर लिए, और ये 10 का पावर जो -6 और -6 है उसको एक साथ लिख लेते हैं, 10 का पावर -12, और यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर है, तो ये 10 स्क्वायर और 10 का पावर इंटू 10 का पावर, इधर स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का पावर -4, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें 9 को 6 से, तो 54 इंटू 10 का पावर, अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड कर लेंगे, +9 है और -12 है, इसको ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, अब इसको ऐड करेंगे तो 10 का पावर -2 हो जाएगा। ये न्यूटन में आएगा आंसर। 54 इंटू 10 का पावर, ये कैंसिल होगा, -1 न्यूटन, इसको लिख सकते हैं 5.4 न्यूटन। तो Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा, यानी Q1 पे जो फोर्स लगेगा Q2 की वजह से, वो 5.4 न्यूटन का होगा, और
Q2 पे Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी 5.4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो इस फॉर्मूला के साथ हम लोग इस तरह से काम कर सकते हैं। अब अगर दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम आ जाए तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये सवाल है। तो हम लोग इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक, उसको हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें दोनों चार्ज के बीच में हम लोग वैक्यूम लेंगे या फिर एयर लेंगे, और वैक्यूम और एयर के केस में इसका जो वैल्यू है वो 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि 11th में हम लोग पढ़ते हैं और क्लास 9 में भी पढ़ना है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिटवीन पॉइंट मासेस। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि चार्ज के बीच में लगता है, तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल फोर्स और ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ एक मास है, सपोज करें पॉइंट मास है m1 और दूसरा मास है m2, और दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस है r। तो m1 और m2 दो पॉइंट मासेस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मासेस के बीच में लगता है। द्रव्यमान है अगर किसी बॉडी में दो या दो से ज्यादा बॉडी है तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्जेस के बीच में लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, ये जो फोर्स है वो होता है G m1 m2 बाई r²। और चूंकि मासेस जो होता है उसमें प्लस नेगेटिव और माइनस पॉजिटिव मास इस तरह का नहीं होता है, इस वजह से यहाँ फॉर्मूला में हम लोग मॉड नहीं लगाते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फोर्स चार्जेस के बीच में लगता है, आवेश जो है उसके बीच में लगता है। Q1 और Q2 है और दोनों Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इसको हम लोग G से लिख लेते हैं, G फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको यहाँ E से लिख लें, तो ये होगा K मॉड Q1 Q2 अपॉन r²। और इस K की जगह पर हम लोग लिखते हैं, इस K की जगह पर लिखते हैं 1/4πε0 लिख लेते हैं, है ना, लिख सकते हैं इसको। ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ ये जो G है वो होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों फोर्सेज का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है। यहाँ मासेज है m1 और m2, और मासेज की जगह पर यहाँ पे चार्जेस है Q1 और Q2। मॉड लेने के पीछे कारण है कि चार्ज जो है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस वजह से यहाँ मॉड लेंगे। और ये जो r है वो दोनों मास के बीच का डिस्टेंस है, यहाँ r जो है वो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये यूनिवर्सली हर जगह एक ही वैल्यू होता है ना। तो ये दोनों में जो सिमिलरिटी है वो यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों फोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है ना। इसमें भी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, यहाँ भी वही है।
यहाँ डिफरेंस क्या है कि ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। दोनों मासेस के बीच में एयर हो, वैक्यूम हो, वाटर हो, कोई भी मीडियम हो, उससे इस जी का वैल्यू नहीं चेंज करेगा। जी का वैल्यू नहीं चेंज करेगा तो फोर्स भी नहीं चेंज करेगा। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम। इट इज या इट डज नॉट डिपेंड ऑन the nature of medium between the masses between the masses, but the electrostatic force depends on the nature of medium between the charges. It depends on the nature of medium between the charges. तो मीडियम बदलने से क्या बदल जाता है? मीडियम बदलने से एप्सिलॉन नोट जो है, जो कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ये चेंज हो जाएगा। एप्सिलॉन का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये चेंज होगा तो के होगा और फोर्स भी चेंज कर जाएगा। तो डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दो चार्ज के बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है। और भी कुछ सिमिलरिटी और डिफरेंस है, उसको देखेंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर इंग्लिश लैंग्वेज से प्रॉब्लम है तो उसको आप हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हिंदी में कन्वर्ट करना आजकल बहुत आसान है। बहुत तरह के साधन है ऑनलाइन, या बहुत तरह का ऐप है, जैसे चैट जीपीटी वगैरह है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करता है। उसको भी यहाँ से स्कैन करके उस पर डालेंगे तो पूरा का पूरा हिंदी में भी हो जाएगा और इंग्लिश में भी होगा। मीडियम से बहुत मतलब नहीं है। हम लोग का जो साइंस में कॉन्सेप्ट क्या है, ये फोर्सेज किस ढंग से काम करते हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। मीडियम अपने सुविधा के अनुसार आप लोग चेंज कर सकते हैं, और बोलते समय हम ज़्यादातर हिंदी मीडियम भी रख रहे हैं। नेक्स्ट जो है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखे हम लोग, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ F और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को Fe से, और इसको लिख रहे हैं हम लोग K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और K की जगह पर लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा इसमें सिमिलरिटी है कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। रेंज इसका काफी ज्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो दो मास है उनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा हो फिर भी वो काम करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, मून और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जबकि मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस लगभग 3,84,000 किलोमीटर के आसपास है। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। अगर हम लोग यहाँ ये जो जी है इसका वैल्यू पता है, m1 और m2 दिया हो, और इस फोर्स के वैल्यू को कम करना है तो r को बढ़ाना पड़ेगा। और मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं कि r जब इनफाइनाइट के करीब होगा, इनफाइनाइट होगा, तो जो ये फोर्स जो होगा वो टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। इट इज ऑल्सो ए लॉन्ग रेंज फोर्स।
ये भी लॉन्ग रेंज है, ये इसमें सिमिलरिटी हो गया। नेक्स्ट है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन आवर नेचर। इट इज द वीकेस्ट फोर्स in weakest force in nature. And electrostatic force, it is much stronger than, इसको स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नहीं बोलेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स और भी फोर्सेज है, न्यूक्लियर फोर्स वगैरह है, तो उसको हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी का सेकंड बुक है, जो चैप्टर है न्यूक्लियाई, उसमें हम लोग इसको स्टडी करेंगे न्यूक्लियर फोर्स को। तो जो नेचर का सबसे वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जो नेचर का सबसे वीक फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट इज मच stronger than much stronger than the gravitational force और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी स्ट्रांग है ना। इसको हम लोग एक एग्जांपल से भी समझेंगे कि ये वीक कैसे है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग कैसे है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के और ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का डिफरेंस देखें और सिमिलरिटी भी देखें। अब ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तुलना में बहुत कमजोर बल कैसे है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है एक बार लिखते हैं। यहाँ पे मास m1 है, यहाँ एक मास m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। मास का जो SI यूनिट है वो kg होता है, तो 1 यूनिट का हम लोग मास लेते हैं SI यूनिट में। सपोज करें कि m1 जो है वो 1 kg का है, और m2, एक चीज और बताना हम भूल गए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसमें एक डिफरेंस और है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, सिर्फ अट्रैक्टिव होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, और ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा। m1 1 kg का है और m2 भी 1 kg का है। और r जो है वो 1 मीटर अगर ले लें हम लोग, कि दोनों SI यूनिट में ही रखते हैं और यूनिट ही वैल्यू रखते हैं, 1 मीटर का ले लेते हैं डिस्टेंस, ये हो गया। दूसरे केस में हम लोग चार्ज ले लेते हैं, Q1 1 कूलम का ले लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन में ज्यादातर माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम टाइप का चार्ज मिलता है, 1 कूलम काफी ज्यादा वैल्यू हो जाता है। फिर भी हम लोग ये देखना चाहेंगे, कंपेयर करना चाहेंगे। तो मास को चूंकि SI यूनिट में 1 kg लिए हैं, तो इसको भी SI यूनिट में लेना है। तो Q1 को हम लोग 1 कूलम ले लें और Q2 जो है इसको भी 1 कूलम चार्ज ले लें। और दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ भी 1 मीटर ले लें। तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला है G(m1 m2/r²), और इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा
वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ अगर वैल्यू रखें तो जी की जगह पर लिखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 1 kg, वन इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, इतना न्यूटन होगा। और ये फोर्स निकल करके आया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं 10⁻⁻11 है, ये बहुत ही छोटा वैल्यू है ना, 10⁻⁻11 है, ये काफी छोटा वैल्यू है। यहाँ वैल्यू रख करके देखें तो यही वजह है कि जो हम लोग के आसपास जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। 1 kg और 1 kg के बीच में ये फोर्स बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। इसकी वजह से अगर टेबल पे दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। फोर्स तो लगता है लेकिन फोर्स इतना कम है कि वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। फोर्स ज्यादा करने के लिए मासेस को ज्यादा करना पड़ेगा। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, अर्थ और मून के बीच में, अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, मास ज्यादा होने की वजह से। और डेली लाइफ में जो आसपास की चीजें हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक दूसरे पे लगाता है लेकिन वो इतना कम है जिसकी वजह से उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है। यहाँ पे क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 9 इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं। Q1 1 कूलम, ये भी 1 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल करके आएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन आएगा। अब ये देख लें 9 इंटू 10⁻9 है और यहाँ 10⁻⁻11 है। ये जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा है इससे। तो अगर एक 1 कूलम का चार्ज है, दूसरा भी 1 कूलम का चार्ज है, तो इसके बीच में इतना बड़ा फोर्स लगेगा। तो ये कितना टाइम्स स्ट्रांग है, इससे उसका रेशियो निकाल सकते हैं हम लोग। अगर डिवाइड कर लें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, तो रेशियो से ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रांग है। तो यहाँ वैल्यू रख करके डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि ये जो है काफी स्ट्रांग है ना। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये किस किस केस में अप्लाई हो सकता है। यहाँ तो हम लोग 2 पॉइंट चार्जेस लिए, इस केस में ये फॉर्मूला लिखें। अब सवाल ये है कि क्या कोई इरेगुलर शेप का बॉडी है दो, और दोनों पे चार्ज है, और इसके बीच में ये फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा। स्फेरिकल बॉडी है उस केस में अप्लाई होगा, चार्जेस अगर मूव कर रहा है उस केस में अप्लाई होगा। तो इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का जो क्लास का नोट्स है वो आप देख सकते हैं यहाँ से, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। कूलम्स लॉ को डिस्कस किए, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट पे स्टडी किए, कुछ SI प्रीफिक्सेस हम लोग पढ़े जिसका यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे, माइक्रो, मिली, नैनो, पिको। फिर एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए कि दो चार्ज है Q1 और Q2, इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या सिमिलरिटी है और डिफरेंस है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर ये समझने का प्रयास किए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत स्ट्रांग कैसे है, उसको हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करके डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।